हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का आज की इस क्लास में। और आज हमारे जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे किस प्रकार से हम सांस लेते हैं और किस प्रकार से सांस लेने के बाद यानी कि रेस्पिरेशन करने के बाद किस तरीके से हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके अंदर जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, इन सारी बातों के बारे में आज हम समझेंगे। तो टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन दोस्तों, टॉपिक है हमारा श्वसन तंत्र और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप इसको एग्जाम की दृष्टि से देखें तो। ठीक है, अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इन सब की एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको रेस्पिरेशन से संबंधित सारे ज्ञान प्राप्त करने हैं तो आप इस वीडियो को देख करके बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि जब हम अपने शरीर में ऑक्सीजन को अंदर, जब हम सांस अंदर खींचते हैं यानी जब हम अंदर की ओर सांस लेते हैं, जैसे एयर इन हो रहा है और उसके बाद फिर एयर आउट हो रहा है, तो उसमें क्या चीज होती है? एयर इन जब होता है तो उसे हम कहते हैं कि हम इनहेलेशन कर रहे हैं। इनहेलेशन यानी कि उसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों? अगर सांस अंदर ले रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं, यानी कि अंतःश्वसन कहते हैं। यानी क्या हो रहा है? हम अपने शरीर में अंदर की ओर सांस खींच रहे हैं, इसे इनहेलेशन कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम सांस बाहर की ओर छोड़ रहे हैं यानी कि एयर जो है वो बाहर की ओर हम कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सहेलेशन कहा जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हम बाह्य श्वसन यानी कि सांस को बाहर की ओर छोड़ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये एयर इन करना इनहेलेशन, सांस बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन कहलाता है। दोस्तों, जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है? जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन अंदर की ओर जाता है। ठीक है, क्या होगा? ऑक्सीजन आपके शरीर में अंदर की ओर जाएगा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिल्कुल इसी तरीके से आहिस्ते से आपके शरीर के अंदर में चला जाता है। जैसे ही आप सांस अंदर खींचते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, जिस प्रोसेस को आप इनहेलेशन कहते हैं दोस्तों, उसके बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो आप एक बार में कितना ml ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, तो आपको याद रखना है आप 250 ml ऑक्सीजन अंदर की ओर ले लेते हैं। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे उसको दूसरे कलर से लिखते हैं जिससे आपको बहुत बेहतर समझ में आए। 250 ml, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये सबसे बेस्ट जगह है। 250 ml ऑक्सीजन अंदर की ओर आप 1 मिनट में अंदर की ओर खींच लेते हैं। और यदि हम बात करते हैं कि बाहर आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे रहे हैं दोस्तों, तो उसकी बात यदि हम करें तो हम टोटल 220 ml 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकाल देते हैं। यानी कि सांस को अंदर लेने में यानी इनहेलेशन करने में 250 ml ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे हैं और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर छोड़ दे रहे हैं। तो ये एक बेसिक सा काम जो है दोस्तों होता है, जिसे हम कहते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में आप 250 ml ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और जैसे ही आप ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आप बाहर छोड़ रहे हैं तो 220 ml आप बाहर कर दे रहे हैं। अब दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, किस तरीके से हमारा पूरा अंग काम करता है, हम उसको समझेंगे। अगर आप नॉर्मली देखते हैं दोस्तों तो आपका पूरा सारा जो भी अंग है ना वो कुछ इसी तरीके से काम करता है जैसा आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। सबसे पहले आपकी नसल कैविटी आती है यानी कि नाक गुहा आ जाता है। नाक गुहा को हम नसल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ये आपका क्या कहलाता है? नाक गुहा यानी कि नसल कैविटी, जहां से आपका सांस अंदर जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे बाल, नाक में छोटे छोटे हेयर होते हैं, जिसकी वजह से आप जब सांस लेते हैं तो जितना भी डस्ट अंदर जाता है वो यहाँ पे क्या होता है? फिल्टर हो जाता है। और जब ये फिल्टर हो जाएगा तो इसके साथ ही यहाँ पे म्यूकस की भी एक लेयर होती है, श्लेष्म की एक दीवार यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, श्लेष्म क्या होता है दोस्तों? ये वही कफ या बलगम है जो हम कभी कभी नाक खींचते हैं तो हमारे नाक के रास्ते बाहर भी आ जाता है। तो वो म्यूकस क्यों होता है? वो म्यूकस इसलिए होता है कि जब आप सांस लें तो धूल और सारी चीजें वहां पे नाक में चिपक के रह जाए, ऐसा ना हो कि वो अंदर चला जाए। उसके बाद नाक के बाद दोस्तों एक एरिया आता है, एक रीजन आता है जिसे हम फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फेरिंग्स के नाम से ये जाना जाता है, जिसे हम हिंदी में ग्रसनी भी कहते हैं। ग्रसनी वाला भाग इसके बाद आपका आता है। ग्रसनी के बाद दोस्तों लैरिंग्स वाला भाग आता है, जरा सा नीचे की ओर आप आएंगे, यहाँ पे लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स होता है, यानी कि यहीं पे आपके
स्वर यंत्र जो है वो मौजूद होते हैं। आपके गले में 2 स्वर यंत्र मौजूद होते हैं, यानी कि 2 वोकल कॉर्ड मौजूद होते हैं। आपको ये भी याद रखना है, 2 वोकल कॉर्ड वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है? अब ये 2 वोकल कॉर्ड जब आपस में मिलते हैं तभी जाकर के आपकी आवाज़ जो है वो निकल पाती है। और नीचे आएँगे दोस्तों तो यहाँ पे छल्ली जैसी आकृति आपको दिखाई देगी, जिसे ट्रैकिया के नाम से जाना जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया ऐसे कहते हैं। छल्ली जैसी आकृति आपकी ट्रैकिया कहलाती है। उसके बाद जब और नीचे की ओर ये आके आपके फेफड़े में ऐसे अंदर की ओर फैला हुआ रहता है, ठीक है? फेफड़े में यही चीज़ जाती है और इस तरीके से धीरे-धीरे क्या हो जाती है? फैल जाती है, ठीक है? अब दोस्तों ये वाला जो भाग है जहाँ पे ये शाखा जैसा आकार ले ले रहा है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ले ले रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये जब 2 भागों में इधर-इधर राइट और लेफ्ट साइड में बँट जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये आपका फेफड़ा है जिसे हम लंग्स के नाम से भी जानते हैं। फेफड़ा है और यहीं पे बीच में आपका हार्ट भी पाया जाता है, आपका हृदय भी यहीं पे मौजूद होता है। ये ब्रोंकाई जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे गुब्बारे नुमा संरचना पूरी फैल-फैल करके बन जाती है। तो ये जो गुब्बारे नुमा संरचना बनती है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? उसे हम नाम देते हैं एल्वियोली का, ठीक है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे जो किया गया है इसमें ये एल्वियोली है। एल्वियोली का मतलब क्या होता है? इसे हम कहते हैं वायु कोष्ठ, ठीक है? वायु कोष्ठ के नाम से भी ये जाना जाता है। अब ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है दोस्तों हम वापस से इसको अच्छे से समझेंगे। ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इधर से आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं और इधर से आप ऑक्सीजन अंदर की ओर ले रहे हैं। ये जब प्रोसेस होता है दोस्तों तो आपका लंग्स ऐसे ही फूलता है और सिकुड़ता है, फिर फूलता है, फिर सिकुड़ता है। ठीक है? बराबर यही काम होता रहता है। आपके फेफड़े इसी प्रकार से क्या करते हैं? सिकुड़ते रहते हैं और फैलते रहते हैं। कि किस भाग को हम क्या कहते हैं वो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं नाक वाला भाग जो है अभी अपने आप ज़ूम हो जाएगा और आप वहाँ पे ये भी क्लियर देख सकते हैं कि नाक के वाले भाग से हम जहाँ से साँस अंदर लेना चालू करते हैं। अब दोस्तों एक बात आती है बहुत इम्पोर्टेंट वो ये कि जब आप नाक की गुहा से साँस ले रहे हैं, तो साँस अंदर कैसे जा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीजन अंदर चला जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जा रहा है? उसके लिए आप एक बात समझेंगे दोस्तों, आपके लंग्स के अंदर एयर प्रेशर बनता है यानी कि वायु दाब बनता है, ठीक है? आपके लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर कुछ और रहता है और बाहर जो एटमॉस्फेयर है, बाहर जो आपका वायुमंडल है, जो बाहर जो गैसेज़ हैं, उसका एटमॉस्फेयर कुछ और है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं अगर आपके पास कोई गुब्बारा है, ऑलरेडी उसमें आपने हवा भरी हुई है, तो आप उसमें और हवा भरेंगे तो फट जाएगा। लेकिन अगर उसमें हवा नहीं है, तो आप जितनी हवा चाहें भर सकते हैं। बिल्कुल गुब्बारे जैसा आपका फेफड़ा काम करता है। इसके अंदर अगर प्रेशर कम है, इसके अंदर एयर प्रेशर कम है, यानी कि बाहर के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कम है, तो क्या होगा? बाहर से सारी गैस अंदर आकर के भर जाएगी, ठीक है? दाब जो होता है, वो अंदर कम होना चाहिए, तभी क्या होगा? वायुमंडल से यानी कि बाहर से सारी गैस अंदर आके भर जाएगी। और अगर मान लीजिए वही प्रेशर अंदर ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये अंदर से बाहर क्या हो वही होता है ना बलून को ज़्यादा आप हवा भर देते हैं तो फट जाता है। वैसे ही अगर आप लंग्स में अपने फेफड़े में प्रॉपर एकदम साँस खींच के कभी देखिए साँस खींच लेंगे उसके बाद आपको लगेगा अब आपको साँस बाहर छोड़ देनी चाहिए। वही चीज़ होती है जैसे ही अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि इन्हेलेशन के लिए यानी कि साँस अंदर लेने के लिए लंग्स का प्रेशर क्या होना चाहिए? यानी कि आपके फेफड़े का प्रेशर क्या होना चाहिए? तो आप याद रखेंगे अंदर प्रेशर कम होना चाहिए बाहर की अपेक्षा। और अगर आपको साँस बाहर छोड़नी है, आपको एक्सहेलेशन करना है, तो क्या होना चाहिए? बाहर का जो प्रेशर है वो वो जो है ज़्यादा होना चाहिए सॉरी बाहर का प्रेशर कम होना चाहिए और अंदर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए यानी कि लंग्स प्रेशर यहाँ पे आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो ये एक हल्का-सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है जिससे आप साँस ले पाते हैं। अब दोस्तों अगर हम अपने पूरे इसकी बात करें जहाँ पे आपका ये फेफड़ा खत्म हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, जहाँ पे आपका फेफड़ा खत्म हो रहा है उस भाग में, उसके जस्ट नीचे वाले भाग में यहाँ इस पोर्शन में, यहीं से नीचे आपका पेट भी स्टार्ट हो जाता है। वो अगर आपको दिखाया जाए यहाँ से नीचे से आपका पेट यहीं से स्टार्ट है फिर, ठीक है? तो पेट जहाँ पे स्टार्ट होने वाला रहता है उस भाग को दोस्तों जहाँ पे एक मसल्स होती है, एक मांसपेशी होती है उसे हम क्या कहते हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूँ, उसे हम डायफ्राम कहते हैं, ठीक है?
और डायफ्राम क्या करता है, आपके पेट को और आपके लंग्स को यानी कि आपके फेफड़े को अलग करेगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से डायफ्राम होता है। देख रहे हैं, ये आपका पसली है, पसली के अंदर ऐसे ही मसल्स होती हैं, ऐसे ही आपका मांसपेशी होती है। जैसे ही आप दोस्तों सांस अंदर की ओर खींचते हैं, ठीक है, सांस अंदर की ओर खींच रहे हैं, देखिए ये क्या कर रहा है, अभी देखिए ये सांस छोड़ रहा है, फिर अब सांस अंदर की ओर खींच रहा है, फिर सांस छोड़ रहा है, फिर क्या कर रहा है, सांस अंदर की ओर खींच रहा है। जैसे ही सांस अंदर ले रहा है वो डायफ्राम नीचे आ रहा है, ठीक है, और जैसे ही सांस बाहर छोड़ रहा है वो अपने पोजीशन पे वापस चला जाता है। जैसे अगर आप सांस किसी चीज में भरेंगे तो आप अपने लंग्स में भर रहे हैं तो उसको स्पेस चाहिए फूलने के लिए, ठीक है। ये देखिए आपकी पसलियां ऐसे ही ऊपर नीचे उठती हैं, और आपका डायफ्राम जब आप सांस भरते हैं नीचे आ जाता है, फिर छोड़ते हैं ऊपर चला जाता है, फिर आप भरते हैं फिर नीचे डायफ्राम आता है, फिर छोड़ते हैं फिर ऊपर चला जाता है। तो डायफ्राम का यही पोजिशन होता है। तो इस बात से क्या निष्कर्ष निकला कि जैसे ही आप इनहेलेशन करेंगे यानी कि सांस आप अंदर खींचेंगे तो डायफ्राम का पोजिशन क्या हो जाएगा, डायफ्राम आपका नीचे चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। और जैसे ही आप एक्सलेशन करते हैं यानी कि आप सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं, यानी कि आप बाहर उच्छ्वास करते हैं, तो उस दौरान क्या होगा, डायफ्राम वापस अपने स्थिति में चला जाता है। तो यही एक हल्का सा डिफरेंस जो है दोस्तों वो आपका आएगा डायफ्राम के पोजिशन में। ठीक है, जैसे ही आप सांस ले लेते हैं दोस्तों, आपने सांस ले ली, ठीक है, अब डायफ्राम का सब पोजीशन वोजीशन सब जो जैसा होना था हो गया। अब क्या होगा, अब एक बहुत अच्छी सी चीज होगी, क्या, आप जैसे ही ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर लेते हैं दोस्तों, आपके ब्लड में, आपके रक्त में, आपका रक्त यानी कि आपका खून एक प्रकार का सेल होता है, एक प्रकार की कोशिका होती है, ठीक है, और उसमें एक आपका प्रोटीन मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप सांस लेंगे तो आपके हीमोग्लोबिन से जा करके ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का यही खासियत होता है कि ये बड़ी आसानी से ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर लेते हैं, और ऑक्सीजन के बाद अगर इनका कोई बहुत पक्का दोस्त है तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऐसा होता है ना कि तीन दोस्त होते हैं अगर, तो दो लोगों में बहुत गहरी दोस्ती होती है, तीसरे को हमेशा बाइकाट किया जाता है, लेकिन अगर तीसरा जबरदस्ती दोस्ती में घुस जाता है या सोचता है कि हम अपनी जगह बनाए तो तीनों का झगड़ा हो जाता है। वैसे हीमोग्लोबिन के साथ है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमेशा अपने साथ बाइंड करके रखेगा। तब रक्त का कलर कैसा होगा, लाल होगा यानी कि रेड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस कहाँ से आएगी, ये गैस मान लीजिए आपने कोयला जला करके ऐसे अंदर बंद कमरे में सो गए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आराम से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन को हटा देता है, फिर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो जनरली क्या होता है, जैसे ही आप सांस लेते हैं दोस्तों, आपके ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है, और जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती होगी तो उनकी दोस्ती का नाम होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और अगर मान लीजिए वही इसी हीमोग्लोबिन की दोस्ती हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक जो अंतर है ना, ये आपको नाम वाइज इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप सांस लेते हैं दोस्तों, उसका पैथवे क्या होता है, किस प्रकार से चीजें पहुंचती हैं, किस प्रकार से सब कुछ अंदर जाता है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे इस वाली इमेज के थ्रू समझाना चाहूंगी। आप सांस लेते हैं, नसल कैविटी से होते हुए, फैरिंग से होते हुए, लैरिंग से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए एल्वियोली में पहुंच जाता है, यानी कि छोटे छोटे गुब्बारी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो अंदर जाके आपके फेफड़े में ऐसे ऐसे बढ़ जाते हैं, वहीं पे जा करके ये पहुंच जाता है। अब देखिए जैसे ही ऑक्सीजन इस एल्वियोली में पहुंचेगा, इस वायु कोष्ठ में पहुंचेगा, यहाँ इसकी दीवार बहुत पतली होती है और एपिथीलियम नाम के टिश्यू की बनी होती है। ये एपिथीलियम टिश्यू क्या करेगा, ये एपिथीलियम टिश्यू ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से दोस्ती करवा देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहेगा कि तुम शरीर के बाहर चले जाओ। फिर भी कुछ ऐसे जिद्दी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो शरीर के बाहर नहीं जाते हैं, उसको रक्त का, ब्लड का एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा वाले भाग के साथ जुड़ के कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जिद्दी टाइप के होते हैं, वो जाकर के वहां पे जुड़ जाते हैं, और वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में जाकर के वहां पे जुड़ जाते हैं। बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में अंदर रहता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अब ये यहाँ पे बेसिकली एल्वियोली वायु कोष्ठ का काम ही यही है कि ये आपके शरीर में ऑक्सीजन को बुलाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर कर देगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कितनी एल्वियोली आपके फेफड़े में मौजूद है। दोस्तों याद रखेंगे 30 करोड़ एल्वियोली आपके फेफड़े में मौजूद होती है,
और ये 30 करोड़ एल्वियोली मिल करके ये तय करती है कि आपके शरीर में किस प्रकार से गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन को आराम से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाके जुड़ जाता है तो लाल कलर हो जाता है, और फिर जैसे ही उसका जो है ना ऑक्सीजन उसमें से निकल जाएगा उसका कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। वापस उसको ऑक्सीजन मिलेगा, वो फिर से रेड हो जाएगा, और फिर जैसे ही ऑक्सीजन उससे हटेगा ब्लड सेल से तो उसका कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा जैसे इस ब्लड सेल का हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म जो है वो होता है दोस्तों, अगर हम इस नॉर्मल तरीके से देखें तो, ठीक है। इतनी बात हमारे रेस्पिरेशन के इस वीडियो में आपने देख ली। बाकी की बची हुई बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, यानी कि किस प्रकार से आपके शरीर में ऑक्सीजन चला गया, सारी चीजें हो गई, अब आगे क्या होगा, अब आगे सेल यानी कोशिकाएं किस प्रकार से ऑक्सीजन का यूज करेंगी, ऑक्सीजन लेने से क्या होता है, किस प्रकार से आपको ऊर्जा मिलती है, वो सब चीजों के बारे में हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी कल आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिल सकें। बाय बाय।